हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। तो जो सीरीज लेके चलते आ रहे हैं, अब देखिए उपराष्ट्रपति आ गए, राष्ट्रपति भी खत्म हो गए। अब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, और 10 वीडियो आएगा। 10 वीडियो में पूरा संविधान, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप पढ़ते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए और बताते रहिए। ऐसे मैं मानता हूँ कि फ्री का मामला है तो लोगों को कम इंटरेस्ट होता है। अब जाके 3-3 लाख 4-4 लाख रुपये बड़े बड़े कोचिंग में देंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। लेकिन हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ। आपका जो कर्म है, कर्तव्य है, आप करते रहिए। हमारे देश में देखिए, राष्ट्रपति के बाद जो रैंक पड़ता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हमारे राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष और एकल सक्रिय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। कहने का मतलब है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने बताया था राष्ट्रपति के समय में, उसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसा है तो इसको आगे देखेंगे। परंतु इनका चुनाव राष्ट्रपति से इस मायने में भिन्न होगा कि राज्य विधानमंडलों की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति में राज्य के विधानमंडल भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं। ये आपको जानना होगा। यहाँ पर जो चुनाव होता है केवल लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा ये चुनाव करता है, लेकिन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदन सदस्य शामिल होंगे। आर्टिकल 66 एक ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा निर्वाचक मंडल द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। और इसमें कौन कौन सा भाग लेगा तो सदन के जो संसद है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, क्या योग्यता होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति के मामले की तरह उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए तो पहला तो भारत के नागरिक होना चाहिए, बहुत बढ़िया, मतलब भारत का नागरिक हो तभी उपराष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा 35 साल उसका एज होना चाहिए। और तीसरा, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले भारत के नागरिक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, दूसरा 35 साल उम्र होना चाहिए, और तीसरा सबसे अच्छी चीज़ है कि वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। प्रेसिडेंट किसके लिए होता है? यदि प्रेसिडेंट के लिए बोले, पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो प्रेसिडेंट होता है लोकसभा के जो कैंडिडेट के रूप में होना चाहिए, या लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए वो, और ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस ये है। आगे देखिए, उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सेम अप्लाई होता है प्रेसिडेंट पर भी, वहाँ पर भी लाभ के पद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसे राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। राज्यों की परिषद का मतलब होता है राज्यसभा, मतलब एक आप वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट के लिए आपका यह है कि लोकसभा के लिए। ये महत्वपूर्ण अंतर है, दोनों में आप याद करके रखिए। दूसरा, इस अंतर का कारण स्पष्ट है, अर्थात राष्ट्रपति को आमतौर पर राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होता है। संघ के मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है, इसलिए वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए रूप में योग्य है। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली बार वीडियो में ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, क्या विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि संघ या राज्यमंडल के किसी सदस्य के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाने पर कोई रोक नहीं है,
लेकिन दोनों पदों का एक व्यक्ति में संयोजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि विधानमंडल के का कोई भी व्यक्ति हो वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे, लेकिन दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। यदि आप राष्ट्रपति हो गए तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति हो गए तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। संविधान ये कहता है। यदि विधायक कोई सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने विधानमंडल के उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को खाली कर दिया जिस दिन वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। तो मैंने यही बताया था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाता है तो ये उसी दिन खाली कर देगा। क्या खाली कर देगा? तो उस सीट को खाली कर देगा। उपराष्ट्रपति के कार्यालय क्या है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्ष तक होता है और उसका पद निश्चित अवधि से पहले या त्याग पत्र देकर या पद से हटाकर समाप्त किया जा सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति कितने साल का होगा? तो ये भी 5 साल का होगा, 5 ईयर। प्रेसिडेंट कितने साल का? तो वो भी 5 साल का होगा। अब देखिए, उन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की जरूरत नहीं है। उन्हें राज्यों की परिषद के सदस्य से बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की जरूरत नहीं है, जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था। यहाँ पर केवल राज्यसभा द्वारा 2/3 मेजोरिटी से पास होता है। राज्यसभा इसका हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है और सिंपल मेजोरिटी के साथ लोकसभा केवल सहमत देगा तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं। सेम कंडीशन प्रेसिडेंट के साथ भी था कि एक नया जब तक चुना ना जाए वाइस प्रेसिडेंट, तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। वह इस कार्यालय के लिए पुनः चुनाव के लिए भी पात्र है। वह किसी भी संख्या के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो भारत के संविधान में प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, कितनी बार खड़ा होंगे और कितने बार ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, इसके बारे में संविधान ने कुछ नहीं कहा है। अनंत काल तक, जब तक जीवित रहे तब तक ये खड़ा हो सकते हैं। तो आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्य। अब उपराष्ट्रपति का कार्य क्या क्या है? उपराष्ट्रपति क्या क्या करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। उपराष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के बाद आते हैं। तो इनका जो रैंक है वो राष्ट्रपति के बाद है। और उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्यों की परिषद के पादेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति जो उनका मुख्य कार्य है वो है आपके राज्यसभा के चेयरमैन, एज ए चेयरमैन रहते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या किसी अन्य कारण से उनके कार्यालय में कोई रिक्ति होती है तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। कहने का मतलब यह है कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर या निष्कासन महाभियोग के बाद उनको हटाने पर उनकी जगह जो लेगा वो उपराष्ट्रपति लेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन लेगा? CGI। और यदि CGI भी नहीं है वो तो सीनियर जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो लेगा। ये आपका पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए, राष्ट्रपति का अस्थायी अनुपस्थिति, बीमार या किसी अन्य कारण जिसके कारण वो अपने कार्यों पर निर्वाह करने में असमर्थ हैं के द्वारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा। कहने का मतलब है यदि प्रेसिडेंट नहीं है और तो प्रेसिडेंट के बदले कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये निर्धारित करने के लिए संविधान द्वारा कोई मिशनरी निर्धारित नहीं की गई है और राष्ट्रपति भारत के अनुपस्थिति या अन्य किसी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ है। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो ये बताए कि राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य को संभालेंगे। लेकिन संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति उनके जगह पर होगा। ये थोड़ा नाजुक मामला हो जाता है कि किसी विशेष अवसर पर मामले में कोई आगे बढ़ना चाहिए, तो यही कारण है कि इसको इस तरह से देखा जाता है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसका जगह कौन लेगा?
आगे देखिए, इतिहास में एक घटना जब उपराष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति थी। अब कुछ ऐसा इतिहास में हमने देखा है, जब राष्ट्रपति नहीं थे तो उपराष्ट्रपति उनके कार्य को कर रहे थे। गौर अब देखिए, संविधान में 20 जनवरी 1960 से पहले लागू नहीं किया गया था। अब देखिए, ये ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होगा। 20 जनवरी 1960 से पहले ये हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1998 में अपने विदेशी दौरे के दौरान काफ़ी समय तक भारत से अनुपस्थिति रहे थे। 1960 से पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन 1960 के बाद प्रावधान रहा है। तो ये जानने योग्य है कि कब ऐसा प्रावधान आया था जहां पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो सकता है उसके ना रहने पर। तो ये 20 जून 1960 के बाद। तो जून 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोवियत संघ की 15 दिवसीय यात्रा के दौरान पहली बार उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को अक्षमता के कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर दिया गया था। मतलब ये जून 1960 की बात है, जब राजेंद्र प्रसाद को सोवियत संघ में जाना था 15 दिन के लिए। तो उस समय उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उस समय के राधाकृष्णन थे, वो राष्ट्रपति के काम को संभाले थे। तो राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। दूसरा अवसर 1961 में, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हो गए और अपने कार्य को निर्वहन करने में असमर्थ हो गए। तो ये अगली बार 1961 में भी ऐसा हुआ, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए थे, तब भी ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए कहा जाता है इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये मान के चला जाएगा कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसका कार्यभार जो संभालेगा वो उपराष्ट्रपति होगा। कुछ दिनों के संकट के बाद राष्ट्रपति ने स्वयं सुझाव दिया कि उपराष्ट्रपति को अपने कर्तव्य को फिर से शुरू करने तक राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करना चाहिए। इस संदर्भ से ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उसे अपने कर्तव्य को फिर से कब शुरू करना चाहिए स्वयं राष्ट्रपति के पास है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये बात 1961 का है, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए थे। तो उन्होंने ये खुद कहा था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको ये काम संभालना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। तो इससे यह माना जा सकता है कि ये जो शक्ति दी गई है, मतलब ये शक्ति राष्ट्रपति के पास खुद ही है कि वो अपनी जगह पर किसको बैठाए, और वो उपराष्ट्रपति के लिए उनका जो सेकेंड रैंक है उन्हीं को ये देने लायक है और उन्हीं को दिया जाना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन आदि के कारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे और नया राष्ट्रपति चुने जाने तक कार्य करता है। तो भाई संविधान यही कहता है, संविधान यह कहता है कि यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या निष्कासन हो गया, मतलब महाभियोग चल के उनको हटा दिया गया, तो उस परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा उनके कार्य को संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई देखेगा। यदि सीजीआई भी नहीं है तो जो सीनियर उस सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो इसको संभालेगा। ये है इसका रैंक। अब आगे देखिए, जब दो राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद को कार्यालय में मृत्यु हो गई तो तत्कालीन संबंधित उपराष्ट्रपति बीबी गिरी और बीडी जाति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब देखिए, इतिहास में और भी कहानी है, जब दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली को अपने कार्यालय में राष्ट्रपति रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बदले बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो कार्यभार को संभाले। वहीं फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु होने के बाद बीटी जाति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये इतिहास में है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, उपलब्धियां, परिलब्धियां। अब देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्य का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां प्राप्त होती है, अन्यथा उसे राज्य परिषद के अध्यक्ष का वेतन मिलता है। राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन मिलता है।
कहने का मतलब है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय जब जितनी चीज़ें राष्ट्रपति को प्रोवाइड की जाती है, जैसे सैलरी हो, उसकी फैसिलिटी हो राष्ट्रपति का, वो सारी चीज़ें उपराष्ट्रपति को मिलता है। और यदि ऐसा ना हो तो जो अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में राज्यसभा का जो काम करते हैं उपराष्ट्रपति, वही उनका फैसिलिटी और सैलरी मिलेगा। आगे देखिए, जब उपराष्ट्रपति इस प्रकार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्य की परिषद के अध्यक्ष के कर्तव्य का पालन करना बंद कर देता है और फिर राज्य की परिषद का उपाध्यक्ष उनके रूप में कार्य करेगा। कहने का मतलब है राज्यसभा, ये राज्यसभा, तो राज्यसभा जैसे ही द वाइस प्रेसिडेंट है भारत का, वो राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालता है तो वो चेयरमैन का काम नहीं करता है राज्यसभा का, और उनके बदले जो उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरमैन होता है, वो राज्यसभा में काम करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवाद, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको देखने वाला या उस विवाद पर निर्णय देने वाला कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है भैया, और इसी का क्षेत्राधिकार है। कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें कुछ भी गड़बड़ी है या संदेह है तो उस विवाद को सुलझाने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में है। ये आप याद करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के डेट से पहले इसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को प्रोसेस या चुनाव को ही अमान्य शून्य कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उससे पहले जितने भी उन्होंने काम किया है वो शून्य नहीं होगा। ये ध्यान देना है, वो शून्य नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शून्य नहीं होगा मतलब जो काम उन्होंने किया है वो काम रहेगा, वो उनके जाने के बाद ख़त्म नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ों को समझना है। अब देखिए, ये उपराष्ट्रपति खत्म हो गए। अब देखो आगे है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति और कार्यकाल। अब भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे होती है, ये भी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं। तब संविधान अनुच्छेद 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को प्रावधान किया गया है। वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी है। अब देखो, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का प्रावधान है। और कौन है अटॉर्नी जनरल? तो वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी है। आपको क्या बताने हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो कोई आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल किसको बनाया जा सकता है, तो उसकी नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, और वो व्यक्ति जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, उसी को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में वो भारत के नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति के राय में 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का वकील और एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा होगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के राय में पहले तो वो भारत के नागरिक होना चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। दूसरा, राष्ट्रपति के राय में 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो राष्ट्रपति के राय में एक न्यायविद होना चाहिए, मतलब जानकार होना चाहिए कानून के, उसी को बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल। आगे देखिए, एजी के कार्यालय का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा संविधान में उन्हें हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है। वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है। कहने का मतलब है, कोई आपसे पूछे कि क्या अटॉर्नी जनरल का समय सीमा है क्या, कि कितने साल तक रह सकता है, तो नहीं, वो सरकार के साथ आता है, सरकार के साथ चला जाता है, क्योंकि उसकी मर्जी
राष्ट्रपति के मर्जी पर है, उसका पद जो है वो राष्ट्रपति के मर्जी पर चलता है दोस्तों। मतलब यह है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को अपने इस्तीफा सौंपकर अपने पद भी छोड़ सकता है। कहने का मतलब है कि अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, या वे अपने राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद भी त्याग सकते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि अटॉर्नी जनरल किसको इस्तीफा देता है, तो आपको कहना है राष्ट्रपति को। आगे देखिए, परंपरागत रूप से वह तब इस्तीफा देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद इस्तीफा देते हैं या उसे बदल दिया जाता है, क्योंकि उसे उसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। एजी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है, उसे वैसा पारिश्रमिक मिलता है जैसा राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहले तो प्रेसिडेंट है वो बाध्य है मंत्रिपरिषद से। 74 अनुच्छेद ये कहता है, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा, मतलब सरकार की सलाह से। इसका मतलब सरकार बदलेगा और अटॉर्नी जनरल बदल सकता है। दूसरा चीज़ें, संविधान ने ये व्याख्या नहीं किया है कि उसको सैलरी निर्धारित कौन करेगा। तो सैलरी निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, उसका सैलरी संसद नहीं करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल का जो सैलरी है वो सैलरी निर्धारित करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है दोस्तों। आगे देखिए, कर्तव्य और कार्य। भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल एजी के कर्तव्य में निम्नलिखित शामिल है। ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता जो राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति कहता है कि किसी भी मामले में यदि भारत सरकार को सलाह देना है, कानूनी सलाह देना है, तो वो सलाह देता है। कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्य निभाना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपा गया हो, मतलब राष्ट्रपति ही काम सौंपेगा अटॉर्नी जनरल को, उसको करना क्या है। आगे देखिए, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति ने एजी को निम्नलिखित कर्तव्य सौंपे हैं। अब राष्ट्रपति ने क्या क्या कर्तव्य है एजी के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए, तो उसको देखिए। उच्चतम न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना जिनमें भारत सरकार का संबंध हो, मतलब सारे केसेस जो भारत सरकार से रिलेटेड है उसको देखना अटॉर्नी जनरल का काम होता है। संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, मतलब अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सब्जेक्ट पर जो कि भारत सरकार से रिलेटेड है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल करता है दोस्तों। कौन करता है, अटॉर्नी जनरल, आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी उच्च न्यायालय में जब भारत सरकार द्वारा आवश्यक हो उपस्थित होना, जब भी भारत सरकार की जरूरत होगी लॉ के लिए, कानून के लिए, तो वो न्यायालय में उपस्थित होगा। अब उसकी कुछ अधिकार है और कुछ सीमाएं हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ उसकी अधिकार है और क्या क्या अधिकार है, तो उसके अधिकार को देखते हैं। अपने आधिकारिक कर्तव्य के पालन में अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, मतलब उसका ये अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो काम को सौंपेगा, और राष्ट्रपति काम का सौंपने का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, मतलब सरकार जो काम सौंपेगी उसको सभी न्यायालयों में, चाहे कोई भी न्यायालय में, वो उपस्थित होगा। इसके अलावा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद के किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार के बिना। कहने का मतलब है वो संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, उनके बोलने का अधिकार भी है, और वहाँ पर वो सदस्य के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। वे सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है जो एक संसद सदस्य को उपलब्ध है। सिंपल सी बात है कि एक जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी विशेषाधिकार है वो सारे विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल के पास होता है जब वो संसद में जाता है। तो आगे किसी भी जटिलता और कर्तव्य के टकराव से बचने के लिए अटॉर्नी जनरल पर निम्नलिखित सीमाएं लगाई गई है। क्या क्या सीमाएं हैं? उसे भारत सरकार के खिलाफ सलाह या संक्षिप्त जानकारी नहीं देनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल होगा तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है? तो सबसे पहले वो किसी भी केस में भाग नहीं लेगा जो भारत सरकार के खिलाफ हो। उसे उन मामलों में सलाह नहीं देना चाहिए, जो संक्षिप्त जानकारी नहीं देना चाहिए जिनमें उसे भारत सरकार को सलाह देने या पेश होने के लिए कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी ना वो कोर्ट में खड़ा हो सकता है ना सलाह दे सकता है किसी को भी मतलब किसी को भी। उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में आरोपी व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिए। उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्त स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो अटॉर्नी जनरल पर लागू होता है, जैसे क्रिमिनल केसेस है जो भारत सरकार उसका केस उसके खिलाफ है भारत सरकार, तो अटॉर्नी जनरल उसके खिलाफ नहीं हो सकता, मतलब भारत सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता। इसके साथ ही किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक के डायरेक्टर के रूप में अटॉर्नी जनरल काम नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। और आखिरी जो चीज़ें हैं वो देखिए, हालांकि अटॉर्नी जनरल सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, इसके लिए उसे निजी कानून प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है। कहने का मतलब है कि वो अटॉर्नी जनरल वो पूर्णकालिक वकील नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीट दिन ऐसा नहीं है कि वो भारत सरकार के साथ रहे, वो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। लेकिन निजी प्रैक्टिस करते समय ये उसको देखना होगा कि वो किसी भी कानून के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है या केस लड़ नहीं सकता है। आगे देखिए, तो संविधान ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी कहा है, एजी के अलावा भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी भी है, वो भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है। वे एजी को ही उसके आधिकारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता करते हैं। तो आप अटॉर्नी जनरल के अलावा भारत के सॉलिसिटर जनरल भी होता है, एक सब के रूप में काम करते हैं, मतलब उनके नीचे काम करते हैं किसके, अटॉर्नी जनरल के, उनकी सहायता के लिए ये पोस्ट का निर्माण किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल एजी का कार्यालय संविधान द्वारा बनाया गया है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में केवल अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है, सॉलिसिटर जनरल संविधान में नहीं है, उनका कोई आर्टिकल और अनुच्छेद नहीं है, मतलब संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये उपराष्ट्रपति और आपके अटॉर्नी जनरल खत्म हो गया। आगे हम प्रधानमंत्री को देखेंगे, संसद को देखेंगे और धीरे धीरे संवैधानिक बॉडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे चीज़ें कंप्लीट करेंगे। लोगों को बताते रहिए कि फ्री में एजुकेशन चल रहा है। ऐसे फ्री में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ते रहिए और शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।